चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। पिछली क्लास में हमने जहाँ बिंदु छोड़ा था उसी बिंदु को आज आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो भाषाई कौशलों को लेकर चल रहा था और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के जो बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो भाषा शिक्षण को लेकर होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं भाषा शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं भाषा शिक्षण यानी भाषा शिक्षण, इसमें क्या होगा, भाषा की प्रकृति, उद्देश्य, कौशल, विधियाँ, मूल्यांकन, उपलब्धि, उपचारात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दक्षता, सहायक सामग्री, ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इन सब का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम भाषा क्या होती है। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द और धातु ये संस्कृत में चलती है, तो संस्कृत की भाष धातु से बना है भाषा शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या भाषण करना। बात करें हम तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा शब्द जो है जो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या भाषण करना। फिर बात करें तो भाषा क्या है। तो भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है, यानी विचार विनिमय का एक साधन है, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भाषा क्या है कि एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए या दूसरा अपने पहले व्यक्ति तक विचारों को पहुंचाए। तो ये विचार पहुंचाने का जो माध्यम है, ये ही भाषा कहलाता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने अपने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्वीट। तो स्वीट ने अपनी जो भाषा के संदर्भ में परिभाषा दी है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। स्वीट ने क्या कहा है भाषा की परिभाषा के संदर्भ में कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। फिर इसके बाद में सीताराम चतुर्वेदी जी हुए, इन्होंने भाषा के संदर्भ में अपनी परिभाषा दी कि भाषा के आविर्भाव से ये संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। इन्होंने क्या कहा कि अगर भाषा का आविर्भाव नहीं होता तो इस संसार में हमें गूंगे गूंगे दिखाई देते। तो भाषा के आविर्भाव से ये संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। फिर जो तीसरे हुए हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, इन्होंने भाषा के संदर्भ में कहा है कि भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और यह हृदय तंत्र की झनकार है जिसके स्वर से अभिव्यक्ति होती है। फिर जो चौथे नंबर पे भाषाई मनोवैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा के संदर्भ में कहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इन्होंने दूसरी जो परिभाषा दी उसमें कहा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली हुई निःसृत व सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो क्रोचे हुए हैं मनोवैज्ञानिक क्रोचे, इन्होंने भाषा के संदर्भ में अपनी परिभाषा क्या कहा है कि क्रोचे भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। फिर बाबूलाल सक्सेना, इन्होंने अपने भाषा के संदर्भ में कहा कि मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों को द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा है। और जो अंतिम हुए प्लेटो, इन्होंने क्या कहा कि विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही पर ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। अब हम बात करें भाषा की कुछ विशेषताएं। भाषा की कुछ प्रकृति होती है या कुछ विशेषताएं होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अधिकांशतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक एक विशेषताओं को ध्यान से समझना है और इनके बारे में ध्यान से अध्ययन करना है। सबसे पहले भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक क्या है, अर्जित संपत्ति है, हमें खुद को ग्रहण करनी पड़ती है। भाषा एक पैतृक संपत्ति है। भाषा अनुकरणजन्य प्रक्रिया है। भाषा अनुकरणजन्य से मतलब है
कि अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परंपरागत है, अर्थात व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है किंतु उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरागत है यानी उसका ग्रहण किया जाता है। बात करें 5वें नंबर पे, भाषा चिर परिवर्तनशील है। 6वें नंबर पे, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम घर से निकले, भाषा है हमारे पास, और कहीं थोड़ी दूर गई और फिर हम कहेंगे यार लो मेरे पास तो भाषा ही नहीं है, भाषा ही समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा हमें अर्जित करनी पड़ती है। भाषा हमें ग्रहण करनी पड़ती है। भाषा हमें अपने पूर्वजों से सीखनी पड़ती है, उनके अनुकरण से सीखी जाती है। इसके बाद में चर्चा करें तो भाषा चिर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता और प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप से मतलब क्या है कि मानक स्वरूप में प्रत्येक भाषा का अपना एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। लिपि की बात करें, जैसे अपने राजभाषा, जैसे अपनी हिंदी है तो इसकी लिपि देवनागरी है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, चाहे वो जैसी भी भाषा हो। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है और यही इसी का संदर्भ यही है कि प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। भाषा का स्वरूप कठिनता से सरलता की ओर होता है। प्रारंभ में भाषा में कठिन लगती है, किंतु जैसे 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 हमें अभ्यास होता जाएगा, भाषा सीखते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे लिए वही भाषा सरल बनती जाएगी। और अंतिम विशेषता है कि भाषा हमेशा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़। भाषा के कुछ रूप होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? तो बालक जन्म लेते ही अपनी माँ के मुख से जो भाषा सुनता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी इसकी कुछ पहचान के चिन्ह हैं, जैसे जिसके द्वारा स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो, बिना सोचे समझे जो बोली जाए, या जिस भाषा में सोपन आते हैं, जिन्हें हम सपने कहते हैं, तो वो मातृभाषा होती है। फिर बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा क्या होती है कि जो भाषा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है ना, वही राजभाषा कहलाती है। अर्थात शिक्षा, प्रशासन और न्याय की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी है, यानी जिस भाषा का संविधान में उल्लेख हो वही राजभाषा होती है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है। जैसे हमारे भारत की राजभाषा की बात करें तो हिंदी है, और हिंदी का जो उल्लेख है संविधान में भाग 17 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। इसके संदर्भ में बात करें, जैसे अकबर से लॉर्ड मैकाले के समय तक की बात करें तो राजभाषा फारसी थी, और मैकाले से लेकर आज़ादी तक भारत की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी, और आज़ादी से अब तक भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला वो प्रिय विद्यार्थियों 14 सितंबर 1949 को मिला था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। फिर बात करें राष्ट्रभाषा, तो जिस भाषा को राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, और ये राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। जिस भाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी नहीं होता, यानी राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख जरूरी नहीं होता। और दूसरी पहचान, जिस भाषा में देश का साहित्य, संस्कृति छिपी हो, वो देश की पहचान, अस्मिता हो, वही राष्ट्रभाषा होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? संसार के विभिन्न राष्ट्र जिस भाषा के द्वारा परस्पर विचार विनिमय करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। हिंदी 10 राज्यों की राजभाषा है। हिंदी 10 राज्यों की राजभाषा है, जो यूपी, एमपी, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और 9 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। इसके अलावा हम चर्चा करें अगला जो बिंदु है हिंदी 3 राज्यों की द्वितीय राजभाषा है।
जो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र है, 3 राज्यों यानी 9 राज्यों की तो प्रथम राजभाषा हिंदी, और बात करें 3 राज्यों की द्वितीय राजभाषा हिंदी है, जिसमें गुजरात है, पंजाब है और महाराष्ट्र है। हिंदी 2 केंद्र शासित प्रदेशों की द्वितीय राजभाषा है, जिसमें चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात करें संवैधानिक रूप से हिंदी है, तो संवैधानिक रूप से हिंदी है राजभाषा। संवैधानिक रूप से हिंदी को किस भाषा का दर्जा है? राजभाषा का। और हिंदी का स्वरूप है, हिंदी का स्वरूप है तो वो राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, सबसे पहला होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत है, दूसरा होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा होता है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा होता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, रुचियों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, अनुपात एवं कर्म का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। फिर शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। फिर इसमें भी कुछ पाठ के होते हैं, यानी इसके भी कुछ बिंदु होते हैं। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत जो होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता या बिंदु मानेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल यानी बड़ा रूप और सूक्ष्म यानी छोटा रूप, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़े करके सिखाना, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय को छोटे 2 खंडों में विखंडन करके सिखाना, निकट से दूर की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी दृश्य से अदृश्य की ओर। फिर आगे बात करें तो ये था आज की कक्षा में हमारा प्रिय विद्यार्थी इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, यानी अगली क्लास में। आज तक के लिए धन्यवाद साथियों।